क्वेश्चन नंबर 3 था ना। मैं चेक तो मैं सारा करा रहा हूँ, चेक तो मैं पूरा ही करा रहा हूँ, तो करके लाए है ना, बस ये पूछ रहा हूँ मैं। चलिए तो आते हैं होमवर्क पर। क्वेश्चन नंबर कौन सा 3, एक बार पढ़ लेते हैं। मोहन कमेंस बिजनेस विद कैश स्टॉक फर्नीचर, सोल्ड 1/3 above goods at profit, 40% receive in cash, paid salary, salary outstanding, commission receive, commission receivable, गुड्स खरीदे उधार में, गुड्स खरीदे फिर से 30,000 के और 10,000 कैश दिया है, फिर क्रेडिटर को पेमेंट की है, एडवांस में लाया 10,000 रुपए का राम से, और एज पोस्ट डेटेड चेक और डिपॉजिट राम्स चेक इनटू बैंक और राम चेक बिकम डिसऑनर। यही वाले 3 नहीं आई आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, एक लाइन पर्टिकुलर की खींच लेते हैं, ऐसे ही होता है। जिसमें ट्रांजैक्शन लिखते हैं और दूसरी तरफ एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी। ऐसा ही है बेटा कुछ, या कुछ और है? यही है ना। चलिए तो ट्रांजैक्शन नंबर 1 बोलो क्या है? कमेंस बिजनेस, बिजनेस में क्या क्या आ रहा है? कैश कितना, और क्या आ रहा है? स्टॉक क्या होता है? एसेट है ना, कितना, और क्या आ रहा है? फर्नीचर क्या होता है? कितना? टोटल मालिक से कुल कितने रुपए ले रखे हैं बिजनेस से, यानी कि दूसरी तरफ क्या बढ़ेगी? कैपिटल कितनी? 1,30,000। पहली ट्रांजैक्शन में किसी को डाउट है? ट्रांजैक्शन नंबर 2 बोलिए। अब सुनो, ऊपर गुड्स दे रखे हैं हमें 60,000 के, 60,000 का 1/3 कितना होता है? 20,000 वाले गुड्स हम बेच रहे हैं कितने में? 40% प्रॉफिट, यानी 8,000 के प्रॉफिट में, 10% प्रॉफिट में। अच्छा 2,000, यानी कि 20 वाले गुड्स हम 22 में बेच रहे हैं। पहले यहां तक का हिसाब दिखाते हैं। सोल्ड गुड्स, गुड्स बेचने पे गुड्स बढ़ेंगे कम होंगे? कितने के? और 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट किसे मिलता है? मालिक को। पहले बताओ यहां तक कोई डाउट है? अब हमें टोटल 22,000 रुपए लेने हैं, पैसा मिल कितना रहा है? 40% मिल रहा है पैसा, ठीक है। 22,000 का 40% कितना होता है बेटा? 8,800 कैश मिल रहा है। बाकी जो पैसा अब नहीं मिला तो कब मिलेगा? भविष्य में। क्या बन गया वो हमारा? डेटर बन गए। डेटर क्या होते हैं? और कैश क्या होता है? एसेट। तो कैश कैश में जोड़ दो, और डेटर नाम से एसेट नहीं है तो नया एसेट अकाउंट ओपन कर दो। कितना? 13,200। 2 ट्रांजैक्शन होने के बाद
क्या होता है हर बार, हर ट्रांजेक्शन के बाद टोटल, और इस टोटल को आप क्या नाम देते हो, न्यू इक्वेशन। 58,800 प्लस 40,000 प्लस 20,000 प्लस 13,200 प्लस 1,32,000। कुछ पूछना है यहां तक? सबका सही है? ट्रांजैक्शन नंबर 3, पेड सैलरी एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग, दोनों एक साथ है अलग अलग है? एक साथ है। पेड सैलरी एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग, कितनी सैलरी पे कर दी है और आउटस्टैंडिंग कितनी है, तो टोटल खर्चा कितने रुपए का है? खर्चा कौन झेलता है? मालिक। 15,000 का खर्चा है जिसमें से 10,000 हमने पे कर दिया और 5,000 अभी पे नहीं करा तो कब करेंगे? फ्यूचर में। वो 5,000 क्या बन गया हमारा? आउटस्टैंडिंग सैलरी नाम से लायबिलिटी। हर ट्रांजैक्शन के बाद क्या होगा? टोटल। क्या नाम दे रहे हो आप टोटल को? न्यू इक्वेशन। 48,800 प्लस 40,000 प्लस 20,000 प्लस 13,200, और यहां पर 1,17,000 प्लस 5,000। देखना दोनों साइड बराबर आनी है क्या? अगर बराबर है तो हम ठीक है, नहीं तो हम गलत है। ये थर्ड ट्रांजैक्शन कितनों की सही है, किस किस की गलत है? थर्ड ट्रांजैक्शन क्या गलतियां हुई है बेटा? मैं थर्ड में पूछ रहा हूं फिलहाल, थर्ड ट्रांजैक्शन कितनों की गलत है? गलत है क्या? अब क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? ट्रांजैक्शन नंबर 4 बोलो। कमीशन रिसीव एंड रिसीवेबल, टोटल कितने रुपए का काम करा है मैंने? 13,000 का। काम करने पे इनकम बढ़ती है। इनकम किसको मिलती है? अब जिसमें से कितना पैसा मिल गया, जो पैसा अब नहीं मिला वो कब मिलेगा? फ्यूचर में। तो एक्रूड कमीशन कितने रुपए? 5,000। हर ट्रांजैक्शन के बाद टोटल, जिसे आप क्या नाम देते हो? न्यू इक्वेशन। $56,800 प्लस 40,000 प्लस 20,000 प्लस 13,200 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 1,30,000 प्लस 5,000। आगे बढ़ो। ट्रांजैक्शन नंबर 5, प्रोपराइटर के लिए उधार में गुड्स खरीद रहा हूं, तो उधार में गुड्स खरीदने पे एक तरफ क्या बढ़ता है? क्रेडिटर। बढ़ाओ। कितने रुपए के? अच्छा, ये गुड्स मैंने किसके लिए खरीदे हैं? तो ये गुड्स बिजनेस में आ रहे हैं, तो ये क्या बन गई? ड्राइंग कहां से लेस होती है? कैपिटल से लेस होती है। परचेज गुड्स फॉर प्रोपराइटर, बताओ क्या है? न्यू इक्वेशन।
कोई डाउट है इसमें यहां तक? हाँ जी गौरी जी, राध्या 6 पॉइंट बोलो। अच्छा आगे बढ़ो। गुड्स खरीद रहा हूं फिर से, कुल कितने के गुड्स खरीद रहा हूं? तो गुड्स बढ़ेंगे 30,000 के, जिसमें से कैश में कितनी पेमेंट कर दी? तो कैश कम होगा 10,000, बाकी पेमेंट अब नहीं करी तो कब करूंगा? लायबिलिटी। जिनसे उधार में गुड्स खरीदते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रेडिटर्स। कितने क्रेडिटर? 20,000। तो न्यू इक्वेशन 46,800 प्लस 70,000 प्लस 20,000 प्लस 13,200 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 1,20,000 प्लस 5,000 प्लस 30,000। 7 पॉइंट। तो 10,000 के क्रेडिटर खत्म कर रहा हूं 9,500 देके। तो क्रेडिटर कितने के कम हो रहे हैं? और जबकि कैश कितना जा रहा है केवल? जब पैसा कम दे रहा हूं, फायदा नुकसान? फायदा किससे मिलेगा? 500 रुपए पेड टू क्रेडिटर। न्यू इक्वेशन हाँ जी 46,800 में से 9,500 गई, प्लस 70 प्लस 20 प्लस प्लस इज इक्वल टू 1,20,500 प्लस 5,000 प्लस 20। कोई डाउट है यहां तक? अब यहां से ट्रांजैक्शन आपको थोड़ी सी अलग लग रही है ना? पढ़ो चलो। एडवांस में राम से चेक मिल रहा है ना? एडवांस में चेक मिल रहा है। अब एक तरफ में अगर किसी से एडवांस में पेमेंट लूं तो वो मेरी क्या बन गई? लायबिलिटी। क्या बन गई वो मेरी? लायबिलिटी। कितने रुपए की? 10,000। दूसरी तरफ जो चेक मेरे को मिला है, क्या वो मैंने बैंक में जमा कराया भी या बाद में कर रहा हूं? तो भैया दूसरी तरफ एडवांस रेंट, तो एडवांस रेंट कह रहा हूं, चेक इन हैंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? चेक इन हैंड। चेक एसेट है, भविष्य में पैसा मिलना है इसका। हट जा। चेक इन हैंड कितने का चेक मिल रहा है बेटा? 10,000 का। रिसीव एडवांस कमीशन थ्रू चेक। हर ट्रांजैक्शन के बाद टोटल, और इस टोटल को आप लोग क्या नाम देते हो? न्यू इक्वेशन। 37,300 प्लस 70,000 प्लस 20,000 प्लस 13,200 प्लस 5,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 1,20,500 प्लस 5,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000।
आगे बढ़ो। अब अगर चेक को बैंक में डिपॉजिट करूंगा तो चेक बढ़ेगा कम हो जाएगा? और कहां पैसे बढ़ेंगे? यार जगह ही नहीं बच रही बेटा, कैसे करें? बीच में लिख दूं कहीं? बैंक में पैसे बढ़ा दूंगा। न्यू इक्वेशन बनाओ। 37,300, 70,000, 20,000, 13,200, 5,000, 10,000, ये जीरो हो गया। 10,000, 1, 20, 500, 5,000, 20,000 और 10,000। यहां तक कोई डाउट है? चेक मिला तो चेक इन हैंड बढ़ा दिया, चेक बैंक में जमा करा तो चेक खत्म हो गया, बैंक बढ़ गया। आगे, ये चेक डिसऑनर हो गया। हाँ भाई, दक्ष ने मुझे एडवांस में चेक दिया फीस का और चेक डिसऑनर हो गया, तो बैंक में पैसे बढ़ाए थे वो खत्म और एडवांस भी खत्म। अब किस बात का एडवांस? जब चेक ही डिसऑनर हो गया था बेटा। क्लियर है? खत्म सारे पॉइंट्स। कितने बच्चों ने बिल्कुल ठीक कराई क्वेश्चन? वो 3-4 अजीब ट्रांजैक्शन थी, है ना? बाकी सब सही है। ये जो 3 ट्रांजैक्शन मैंने दिए हैं ये आपकी बुक्स में नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से अलग से दिए। अब मैं आपको एक बार शॉर्ट क्वेश्चन और रिवाइज कराने हैं, पर उससे पहले मैं एक थ्योरी का क्वेश्चन पढ़ाना चाहता हूं। अपनी बुक में इलिस्ट्रेशन 8 खोलें और एग्जाम में केवल इलिस्ट्रेशन 8 की थ्योरी आएगी और कुछ नहीं आएगा इस चैप्टर से एज ए थ्योरी। इलिस्ट्रेशन 8। इसके अलावा और कोई थ्योरी का क्वेश्चन इस चैप्टर से एग्जाम में नहीं आता है। हाँ जी, कौन पढ़ रहा है? एक जना क्वेश्चन कौन पढ़ रहा है बेटा क्वेश्चन? बोलिए। एक एग्जाम्पल मांगा है, कोशिश करेंगे एक से ज्यादा, है ना? ठीक है, पहली ट्रांजैक्शन, पहला एग्जाम्पल बताओ। पहली ट्रांजैक्शन, इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट। बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं, जैसा परचेज मशीन, तो मशीन बढ़ गई, मशीन एसिड है, कैश कम हो गया। जैसे परचेज गुड्स, स्टॉक बढ़ गया, कैश कम हो गया। जैसे डिपॉजिट इनटू बैंक या रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश बढ़ गया, डेटर कम हो गए। तो बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं, ठीक है? एक मांगा है हमने, 3-4 लिख लिए। ट्रांजैक्शन नंबर 2, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी। मांगा एक है, हम 3-4 देने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल, एसेट बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, क्या बढ़ेगा? स्टॉक, स्टॉक क्या है? एसेट। क्या बढ़ेंगे? क्रेडिटर क्या है? लायबिलिटी। जैसे रिसीव एडवांस कमीशन, अभी अभी ऊपर पड़ा था, एक तरफ क्या बढ़ेगा? कैश नाम का एसेट, और दूसरी तरफ एडवांस कमीशन क्या होती है? लायबिलिटी। पैसा ले लिया, काम फ्यूचर में। यही तो मांग रहा है ना हमसे एग्जांपल में। जैसे परचेज मशीन ऑन क्रेडिट, तो एक तरफ क्या बढ़ेगा? मशीन नाम का एसेट, और दूसरी तरफ क्या बढ़ेंगे? क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी।
तो हमारी ट्रांजैक्शन ही क्या थी? इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी। कोई डाउट है? थर्ड, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन कैपिटल। हाँ, जैसे पहला एग्जांपल, एडिशनल कैपिटल क्या बढ़ेगा? और रिसीव इनकम, कोई भी इनकम जैसे रिसीव कमीशन, रिसीव रेंट, एक तरफ क्या बढ़ेगा? और किसमें जोड़ते हो इनकम का? कैपिटल में। ठीक है। स्टॉक इंट्रोड्यूस बाय ओनर, ओनर ने अपने पास से स्टॉक दे दिया, एक तरफ क्या बढ़ाते हो? सॉरी, स्टॉक, और एक तरफ क्या बढ़ जाएगी? एक मांगा है, हम एक से ज्यादा जानबूझ के लिख रहे हैं, एग्जाम में गलती से दो मांग लिए तो ठीक है बेटा। फोर्थ, एक सेकंड बेटा, जगह बना लू जरा, जगह मैंने कमी छोड़ दी बहुत। डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन, पहला एग्जांपल, बोलो। कैश कम होगा, क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी कम होगी। पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अगर आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की पेमेंट करते हो तो भी क्या कम होगा? कैश कम होगा। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी क्या होते हैं? लायबिलिटी। तो उससे कैपिटल कम हुई ना, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी नहीं हुई ना। और वो लोग आपसे आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी मांगते हैं। लायबिलिटी का मतलब मैंने आपको बताया आपकी बुक वाले, है ना। जैसे और सोचो क्या बन सकता है, ये वाला बीपी ओनर, ये बेटा आप लोगों ने पढ़ा नहीं है। बिल्स पेबल मैंने थोड़ा बहुत मतलब समझा रखा है। एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके बदले में हमें फ्यूचर में पैसा लौटाना है। तो कैश कम होगा, बीपी नाम की लायबिलिटी कम होगी। ठीक है, ये थोड़ा स्पेशल एग्जांपल था। फिफ्थ, हाँ, कैपिटल तो ओनर की होती है और किसकी होती है? डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन कैपिटल। अब जैसे पहला एग्जांपल, पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस। अब मेरे को बनाने हो तो मैं 4 एग्जांपल बना दूं, पेमेंट ऑफ रेंट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ कमीशन, पेमेंट ऑफ ये, पेमेंट ऑफ सैलरी, पेमेंट ऑफ एज, ऐसे तो देखो कितनी बना लूं, पागल बनाने वाली बात है। तो पर अगर मैं बात करूं वाइडर कॉन्सेप्ट, तो पेमेंट कोई भी एक्सपेंस की करूंगा तो एक तरफ क्या कम होगा? कैश नाम का एसेट, और दूसरी तरफ, और एग्जांपल ड्राइंग, क्या कम होगा? और कैपिटल। तीसरा एग्जांपल, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, एक तरफ क्या कम होंगे बिजनेस से? स्टॉक, और दूसरी तरफ, अब आप कहोगे मैं बार बार कैपिटल ही माइनस कर रहा हूं। अरे भैया, उसका डिमांड ही क्या है? उसकी डिमांड ही डिक्रीज इन कैपिटल है, तो कैपिटल ही तो बार बार माइनस करके दिखाऊंगा, है ना। 6 पॉइंट, डिक्रीज इन, अब इसके एग्जाम्पल बताओ। पहला एग्जाम्पल जो मुझे समझ में आता है, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर। अगर क्रेडिटर से डिस्काउंट मिलेगा तो एक तरफ क्रेडिटर क्या होंगे? कम, और दूसरी तरफ ये प्रॉफिट है, क्या बढ़ेगी? कैपिटल। ठीक है। और कोई एग्जाम्पल मुझे तो समझ में ध्यान में बन नहीं रहा अभी, और सोचते हैं, दिमाग पे जोर गिरते हैं कि कोई लायबिलिटी कम हो
और कैपिटल बढ़ जाए, ऐसा मतलब लायबिलिटी कम हो, कैपिटल बढ़ जाए मतलब हमें कोई फायदा हो जाए। देखो 11वीं लेवल के लिए जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं वो बड़ा है। अब जैसे ऐसे समझो, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरे साथ एक पार्टनर है, या रुद्रांशी में से मैंने 10,000 का लोन ले रखा है। अब मैं रुद्रांशी को एक ऑफर कर रहा हूं, भाई बिजनेस में पार्टनर बन जा। ठीक है, हो सकता है बिजनेस में एक से ज्यादा लोग हो, या एक ही मालिक होता है बिजनेस का, हो सकता है। बिजनेस स्टडी में थोड़ा बहुत पढ़ा है क्या, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में पार्टनरशिप। तो अब जब रुद्रांशी बिजनेस में पार्टनर बनेगी तो इसे क्या लानी पड़ेगी, कैपिटल। तो ये कहती है भैया मेरे लोन को कैपिटल में कन्वर्ट कर लो, कन्वर्जन ऑफ लोन इनटू कैपिटल। ठीक है बेटा, तो क्या होगा, लोन नाम की लायबिलिटी कम होगी, कैपिटल बढ़ जाए। बहुत सारे एग्जांपल यार नहीं बन पा रहे हैं। अब मैं अगर बोलता हूं क्रेडिटर मर जाए, बात तो वही आ गई ना, डिस्काउंट रिसीव इन शॉर्ट, बात तो वही बन गई ना। क्रेडिटर मर गया तो क्रेडिटर को पैसा नहीं देना, और फायदा है तो कैपिटल बढ़ेगी, तो वो कोई नया एग्जांपल नहीं बन पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। बुक ने क्या दिया है जरा इसका बताना, इसके अलावा है ही नहीं ना कोई एग्जांपल बेटा। आगे बढ़ो। इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन कैपिटल। देखो इसका भी एक ही एग्जांपल है कायदे में, पर अब मैं उसे चाहे तो 4-5 बना दूं। आउटस्टैंडिंग सैलरी अलग लिख दूं, आउटस्टैंडिंग रेंट अलग लिख दूं, आउटस्टैंडिंग कमीशन अलग लिख दूं, है ना। बाकी इसका एग्जांपल क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इससे क्या होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नाम की लायबिलिटी बढ़ेगी, और क्योंकि ये खर्चा है कैपिटल से कम होगा। ठीक है, कैपिटल से कम होगा। अब आपको 3 एग्जांपल बनाने हो तो इसे 3 बार अलग उससे लिख देना एग्जाम में, और क्या है, एग्जाम वाले ज्यादा करेंगे तो। बुक का क्या आंसर है, क्योंकि कोई और एग्जांपल है बन ही नहीं सकता ना इनका बेटा, ये वो टर्म्स है। 8th, बस 8th में अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं, इंक्रीज इन वन लायबिलिटी, डिक्रीज इन अनदर लायबिलिटी। सोचो, एक चॉकलेट गिफ्ट में दूंगा, जो सबसे पहले पॉइंट बताएंगे। बात एक ही है, मैं इंक्रीज इन वन लायबिलिटी से पहले लिख दूं डिक्रीज इन वन लायबिलिटी, और इंक्रीज इन अदर, बात तो एक ही हो जाएगी ना बेटा। वो तो आगे पीछे की बात, बताओ, दिमाग पे जोड़ दो। इंक्रीज इन वन एसेट और डिक्रीज इन अनदर के तो बहुत एग्जांपल है, कभी मशीन खरीद लो, कभी फर्नीचर, कभी कंप्यूटर, है ना। डेटर को गुड्स बेच दो उधार में, बहुत एग्जांपल है। ये वाला एग्जांपल है, इसका मात्र 2 एग्जांपल बनते हैं, और वो आपको याद करने पड़ेंगे। रीजन है कि आप लोगों ने बिल ऑफ एक्सचेंज नाम का कॉन्सेप्ट या चैप्टर नहीं पढ़ा है, अब पढ़ेंगे भी नहीं कभी। क्यों, क्योंकि आपके कोर्स में नहीं। ठीक है, तो इसका पहला एग्जांपल होता है बीपी एक्सेप्ट। बीपी एक्सेप्ट का मतलब होता है क्रेडिटर था, उसके लिए हमने क्रेडिटर नाम के शब्द को खत्म कर दिया और एक डॉक्यूमेंट बना दिया, उस डॉक्यूमेंट को हमने लायबिलिटी मानी। तो इसमें क्या होता है, बीपी नाम की लायबिलिटी बढ़ती है, बिल्स पेबल नाम की, और क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी कम होती है। और दूसरा एग्जांपल है बीपी डिसऑनर। तो डिसऑनर का मतलब होता है रिवर्स कर देना। रिवर्स करूंगा तो क्या होगा, बीपी नाम की लायबिलिटी कम हो जाएगी और क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी बढ़ जाएगी। अरे बात वो है ना, इसे इधर लिख दे तो उसे इधर कर दे, बस इनके अलावा कोई एग्जांपल नहीं। और इस चैप्टर से थ्योरी के नाम पर इस क्वेश्चन के अलावा और कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। और ये क्वेश्चन 3 नंबर में 100% आएगा। 3 पॉइंट हमसे वो पूछे, कितने, 3। 6 नंबर में एक क्वेश्चन, 3 नंबर में ये थ्योरी, और 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन, और 2 या 3 एमसीक्यू। क्योंकि जब भी फर्स्ट यूनिट में, मतलब पहली बार ये चैप्टर आता है, तो ये 15 नंबर के आसपास। क्लियर बेटा, श्योर।
अब शॉर्ट क्वेश्चन और लास्ट रिवाइज कर लें, चैप्टर को फिर पैक करते हैं टेस्ट के लिए। आ जाओ लास्ट शॉर्ट क्वेश्चंस। क्या मैंने पहले पढ़ा दिए थे शॉर्ट क्वेश्चन? मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है। बेसिकली जिन्हें हम लोग फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं, याद आ रहा है? तो एक बार हल्का सा रिवाइज सा कर लेते हैं क्लोज करने से पहले। तो मैंने यहां पर आपको दो फॉर्मूले बताए थे, और कौन सा फॉर्मूला लगता है? फॉर्मूले दोनों लगते हैं हर क्वेश्चन में। तो मैंने आपको क्लोजिंग कैपिटल को निकालने के दो फॉर्मूले बताए थे। क्लोजिंग कैपिटल मतलब साल के पहले दिन की कैपिटल, आखिरी दिन की। एक फॉर्मूला क्या था? एसेट माइनस, हम एक्सटर्नल लायबिलिटी लिखते हैं, बुक वाला क्या लिखता है हमें उससे मतलब नहीं है। और दूसरा फॉर्मूला क्या था बेटा? ओपनिंग कैपिटल मतलब साल के पहले दिन की कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट, और लॉस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस ड्राइंग। जहां पर मैंने आपको प्रॉफिट का मतलब बताया था रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। अब ये दो फॉर्मूला की बेस पे हमें शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। पहले मैंने अपने क्वेश्चन कराए थे बुक के अपने, और अब मैं किससे प्रैक्टिस करा रहा हूं? बुक की। बेटा ये आप भी कर सकते हो। देखो इसे फॉर्मूले को यूज करने का तरीका क्या है? जैसे क्वेश्चन हमसे कह रहा है प्रॉफिट निकालो, तो प्रॉफिट कौन से फॉर्मूले में आ रहा है, पहले या दूसरे? दूसरे। तो हम पता है ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, पहले ये फॉर्मूला लगेगा, उससे क्या निकलेगी? कैपिटल। उस कैपिटल को यहां लिखेंगे, फिर प्रॉफिट निकलेगा। और बच्चे क्या गलती करेंगे? वो पहले डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लगाने की कोशिश। क्वेश्चन मुझसे मांग रहा है एक्सटर्नल लायबिलिटी बताओ, तो पहले कौन सा फॉर्मूला लगाना है? पहले नीचे वाला। नीचे वाले फॉर्मूले से क्या आएगा? क्लोजिंग कैपिटल, और फिर उस क्लोजिंग कैपिटल को यहां लिखेंगे, उससे क्या निकलेगी? एक्सटर्नल। तो जो क्वेश्चन हमसे मांगता है ना वो फॉर्मूला सेकंड नंबर पे लगता है। क्वेश्चन मुझसे मांग रहा है ड्राइंग बताओ, तो पहले कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ड्राइंग मांग रहा है क्वेश्चन मुझसे, पहले फर्स्ट वाला। जो मांग रहा है क्वेश्चन वो सेकेंडरी है, ठीक है, और अदर फॉर्मूला प्राइमरी है। क्वेश्चन ने क्या मांगा है? ड्राइंग। तो पहले कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? उससे क्या निकलेगा? क्लोजिंग कैपिटल। उसे क्या रखूंगा? यहां, तभी तो ड्राइंग निकलेगी। क्वेश्चन मुझसे मांग रहा है टोटल एसेट, क्या मांग रहा है क्वेश्चन? टोटल एसेट। तो पहले कौन सा फॉर्मूला? उससे क्या निकलेगा? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल को यहां लिखूंगा, और उससे क्या निकलेगा फिर? ऐसे, ठीक है। तो बुक के क्वेश्चन ट्राई कर लें हम एक बार। भाई मैंने अपने तो करा दिए थे, बुक की प्रैक्टिस करा देता हूं। बुक में दिखाओ जाओ मुझे। जैसे सबसे पहले इलस्ट्रेशन 13 करते हैं। इलस्ट्रेशन 13 ट्राई करोगे क्या पहले खुद ही? हाँ बेटा, ट्राई करोगे? ट्राई करो।
कराओ। चलिए, क्या मांगा है हमसे इस क्वेश्चन ने? इलिस्ट्रेशन नंबर क्या मांगा है क्वेश्चन ने?
भाई कैपिटल तो निकालते ही निकालते हैं, प्रॉफिट मांगा है। हाँ जी, मनीषा, मनीषा नाम है ना बेटा? पहले कौन सा फॉर्मूला लगाना है बेटा, प्रॉफिट मांग रहा है तो? फर्स्ट वाला, एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, और फिर सेकंड वाला इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट तो हमें निकालना ही है ना, माइनस ड्राइंग। चलो एक जना कोई क्वेश्चन पढ़ो, कौन पढ़ रहा है? पढ़ो। बेटा जिस कैपिटल से बिजनेस शुरू करते हैं वो कौन सी कैपिटल होती है? कितनी? आगे बढ़ो। लोन क्या होता है? लोन कितना है? आगे बढ़ो। एडिशनल कैपिटल दे रखी है 25,000। आगे बढ़ो। ड्राइंग दे रखी है 15,000। एक सेकंड बेटा, एसिड दे रखे हैं। आगे बढ़ो। बस देखो, सबसे पहले निकालूंगा मैं क्लोजिंग कैपिटल, कितनी आई? इस 1,25 को यहां रखो। क्या अब आप एक्स निकाल सकते हैं? नहीं। तो जो उस साइड प्लस है इधर आके क्या हो जाएगा? वो माइनस, और जो माइनस है वो क्या हो जाएगा? प्लस। खत्म क्वेश्चन। 65,000 आंसर है मेरा। तो बुक का क्या है? क्या है मुश्किल है 3 नंबर के लिए? हाँ जी, 3 नंबर के लिए तो आसान है, क्यों मनीषा जी? मुश्किल था ये? अब मुझे करके दिखाओ आप इलस्ट्रेशन नंबर 12। इलस्ट्रेशन नंबर 12। हाँ सर, घर से ले लूंगा, आप सारा सेटिंग कर देना। हाँ वही वाली मतलब आप लगाना, और आप कोई सारे आपको मैं मुझे नहीं करते, या एक का करो, सुनो, नहीं रुको मैं बता दूं। आप 7.5 का करो। हाँ तो इतनी देर तक तो मेरी बात, आज शाम को मैं 5 बजे वो पढ़ाऊंगा, क्या नाम है, फंडामेंटल में गारंटी, और भैया मेन वाला हिस्सा है, आ जाना 5 बजे याद करके, ठीक है ना?
जी बेटा, हो गया? वैसे तो सॉल्यूशन टाइम 1 मिनट ही होता है इसका। कितना हुआ बेटा? करवा दो क्या बेटा? सुनिए तो, पेन का रख दिया मैंने। बोलो अम्मा। हाँ बोलो। मैं शाम को टाइट कर दूंगा। कल को मैं शाम मैं बता दूंगा आज मैं, बिल्कुल। हाँ जी, इलिस्ट्रेशन नंबर 11। चलो, क्या मांगा है इसने हमसे? क्या मांगा है? वो तो निकालनी ही निकालनी होती है, उसको मत बताया करो। टोटल लायबिलिटी मांगी है, और टोटल लायबिलिटी हमेशा किसके बराबर होती है बेटा? तो यानी टोटल एसेट निकालने। आज मुझे डिमांड शुरू करना है ना इकोनॉमिक में बेटा, डिमांड लिखवाना है ना। अब आ गया? सुनिए, तो हमें टोटल एसेट निकालना है। अब पहले कौन सा फॉर्मूला लगाऊं बताओ तो फिर? ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। और दूसरे नंबर पे टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। यही है ना दो फॉर्मूले हमारे? ठीक है, अब पढ़ना शुरू करो एक जना क्वेश्चन। लक्ष्य तू पढ़ दे, बुक नहीं है किसान। बिगिनिंग मतलब ओपनिंग कैपिटल कितनी?
आगे बढ़ो। क्रेडिटर क्या होते हैं? एक्सटर्नल लायबिलिटी। कितने? 50। आगे बढ़ो। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस होता है प्रॉफिट। रेवेन्यू है 70,000। आगे बढ़ो। बस ये निकालना है, और जो नहीं दे रखा उसे मान लो जीरो। फिर अब बताओ यहां से क्लोजिंग कैपिटल कितनी आई बेटा? क्या आप एक्स निकाल सकते हो? 1,00,000। बुक से मैच करो। मुश्किल है ये 3 नंबर में? आसान है। होमवर्क दे रहा हूं मैं आज इसमें, ठीक है? और ये चैप्टर से क्लोज करके इसका एक असाइनमेंट बना के दूंगा। असाइनमेंट का मतलब हो गया अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास बुक। बेटा टाइम चला दूं? होमवर्क इलस्ट्रेशन 14 और क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25। बस ज्यादा मैं आपको मेहनत नहीं करवा रहा, इतना सा काम है। ये वाला क्वेश्चन मैंने यहीं पे डिस्कस करा दिया। हाँ मेरे से पूछ बेटा, मैं बताऊंगा ना, उससे तो शायद थोड़ा सा ज्यादा बता ही पाऊंगा। बताओ कोई डाउट? अब इको के लिए रुक जाए, इको में आज डिमांड शुरू करना है। ग्रुप में भेज रहा हूँ आपको, भेज रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। आज चलिए जेल पे कुछ बेटा। सबसे पहले बताओ क्या मैं डिमांड दोनों में से एक बार भूल गए क्या? चलो एक बार दोबारा से थोड़ा सा समझा, भूल गए। यहां से अगर मेरी बात सुनोगे तो सबको समझ आएगा आसानी से। बिल्कुल इजी चैप्टर है, इजी कॉन्सेप्ट। करेशु सबसे पहले बेटा किसी भी चीज की डिमांड से आप क्या समझते हैं? क्या मतलब होता है डिमांड से? अजी क्या मतलब समझते हैं डिमांड से? अच्छा एक बात सुनो, एक गाड़ी है रोल्स, क्या नाम है, रोल्स रॉयल्स, या फिर तो नाम ही भूल गया था। क्या है? रोल्स रॉयल्स। मार्केट में डिमांड है उसकी, आया ना? पसंद है भाई, मेरे पूछो डिमांड है नहीं है? नहीं है। क्यों पसंद नहीं है लोगों को? फिर बेटा देखो कई लोग समझ लेते हैं डिमांड का मतलब होता है कि जो चीज लोगों को अच्छी लगे उसकी मार्केट में डिमांड ज्यादा होती है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा तो हमें बहुत कुछ लगता है, अच्छा तो हमें कोई तो हीरा भी लगेगा, खरीदने की औकात है या नहीं, है ना? तो डिमांड अकेले एक फैक्टर से डिटरमाइन नहीं होती, डिमांड मल्टीपल फैक्टर से डिटरमाइन। बुक के हिसाब से डिमांड में 3 एलिमेंट होने चाहिए। कितने? अभी पहले मैं बात कर रहा हूँ डिस्कशन, फिर मैं लिखवा के दूंगा, है ना? वो 3 एलिमेंट क्या है? पहला बुक के हिसाब से विलिंगनेस टू बाय, हमें उस चीज को खरीदने की इच्छा है, मतलब हमें अच्छी लगती है तो खरीदना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 2, एट गिवन मार्केट प्राइस, गिवन मार्केट प्राइस में खरीदने की इच्छा है। अब पॉइंट नंबर 3, ड्यूरिंग गिवन टाइम पीरियड, मतलब जिस पीरियड के लिए हम डिमांड की बात करें उस पीरियड में हमारी खरीदनी है।
अगर ये तीनों एलिमेंट एक साथ पूरे होते हैं तो हम कहेंगे उस कमोडिटी की डिमांड है बुक के साथ। ठीक है, अब सुनो, रोल्स रॉयल्स भाई कितने की है? 5 करोड़ की कार है, मुझे अच्छी लगती है, मैंने फीचर का रखा, मैं 5 करोड़ में खरीदने को तैयार हूँ। दूसरी फीचर कवर और मैं अभी के अभी खरीद लूंगा। तीसरी कवर बस कहीं से 5 करोड़ की नौकरी लगती है, अब वो खरीदी जाएगी। तो बेटा बुक ने बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट मिस किया हुआ आपकी लेवल की बुक में। क्या है वो? रिसोर्स। रिसोर्स भी तो होना चाहिए, खरीदोगे तो तभी आपका बस चले। तो आपको अभी खरीद लो, बस पैसे नहीं इन्वेस्टमेंट रुके हुए हो, आया था, है ना? सही। तो जब ये 4 एलिमेंट किसी भी कमोडिटी बुक के हिसाब से 3 और मैंने चौथा कौन सा जोड़ा है? जब ये 4 एलिमेंट किसी भी चीज के ऊपर एक साथ एप्लीकेबल होंगे तो हम कहेंगे उसकी डिमांड है, अदरवाइज उसकी डिमांड नहीं। अच्छा, एक गाड़ी आती है मिनी कूपर, आती है वो स्विफ्ट जैसी सी छोटी सी, बट एक्चुअली में वो बड़ी है अंदर से थोड़ी। सच सच बताना, अच्छी लगती है देखने में? लगती है। आपको क्या लगता है परफॉर्मेंस में अच्छी होगी बेकार होगी? ज्यादा नहीं तो सिर्फ 25-30 गुना तो बेहतर ही होगी परफॉर्मेंस, इतनी तो होगी। देखो BMW का ब्रांड है ना, BMW का सब ब्रांड है, ठीक है। अब जब भी उस गाड़ी को देखते हैं ना लोग, कई लोग मैंने देखा उनको उससे खरीदने की इच्छा होती है, तो रिसोर्स नहीं है तो बेटा कहां से खरीदेंगे आप, है ना? तो अब मैं आपको एक करके एग्जांपल देता हूं। आईफोन 17 प्रो मार्केट में 1.5 लाख का मिल रहा है, 256। एक एग्जांपल, मुझे पसंद है, मैं खरीद भी लूंगा, मेरे पे पैसा नहीं है, पर पैसा ये होगा लौटाऊंगा, तो भाई मैं खरीद तो लूंगा, पर दुकानदार से मैं कह रहा हूं अगर तू मुझे 1.50 की जगह 1.35 का देगा तो ले लूंगा भाई, तो डिमांड है नहीं आया नहीं। क्यों? गिवन मार्केट प्राइस वाला एलिमेंट मिसिंग है, रिसोर्स भी है, पसंद भी है, अभी गिवन टाइम पीरियड भी है, बट मिसिंग कौन सा एलिमेंट है? ड्यूरिंग गिवन ईयर। मैंने आपसे क्या बोला? चारों फैक्टर एक साथ होते हैं। आईफोन 17 प्रो मुझे पसंद है, ठीक है, 1.5 लाख में भी खरीद लूंगा और अभी खरीद लूंगा, बस मेरा दोस्त मुझे 1.5 लाख रुपए दे रहा है, डिमांड है? क्यों नहीं है? चौथा एलिमेंट, आईफोन 17 प्रो मुझे पसंद है, 1.5 लाख में खरीद लूंगा, ठीक है, 1.5 लाख है भी, पर मेरा जब तक पुराना फोन नहीं मिला मैं नया फोन तब तक नहीं लेना चाहता, क्योंकि 2 फोन का मतलब अभी डिमांड है। क्या मिसिंग है? विलिंगनेस टू बाय तो है, टाइम पीरियड मिसिंग है, ड्यूरिंग गिवन टाइम पीरियड। मेरे पास पैसे भी है, मैं अभी खरीद सकता हूँ, अभी का भी, ठीक है, गिवन टाइम पीरियड में रिसोर्स भी है, और क्या कहते हैं उसे, और मैं 1.5 लाख में खरीद लूंगा, खरीद सकता हूँ, और मेरे को फोन अच्छा ही लगता है। अब डिमांड है, कौन सा एलिमेंट मिसिंग है? तो चारों में से अगर एक भी एलिमेंट मिस है तो बेटा डिमांड नहीं कहलाएगी। तो किसी भी कमोडिटी की डिमांड के लिए क्या जरूरी है? 4 एलिमेंट होते हैं, ये 4 एलिमेंट एट ए टाइम एक साथ कंपल्सरी एक साथ पूरे होने चाहिए। मैं बता यहाँ पे जल्द बात कर रहा हूँ, आपकी बात ध्यान से सुनना, दोबारा मैं बता रहा हूँ। अब फैक्टर अफेक्टिव डिमांड, क्या किसी भी कमोडिटी की डिमांड हमेशा एक जैसी रहती है? आपके हिसाब से आईफोन 17 की डिमांड ज्यादा है कम है? मुझे लगता है आईफोन 17 की डिमांड अक्टूबर नवंबर में बढ़ जाती है, बढ़ेगी। क्यों? आईफोन 18 आ जाएगा और आईफोन के साथ एक चीज चल रही है, क्या? जो नया मॉडल आता है उसकी डिमांड नहीं होती, पिछले साल वाले की रहती है। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। और ये काम सैमसंग में करता है। अब जैसे सैमसंग का इस साल आएगा S27 और बिकेगा S26, क्योंकि वो हाफ रेट में मिलता है 27।
तो अब एक बात बताओ, क्या डिमांड हर चीज की हमेशा एक जैसी रहेगी? क्या वो बढ़ सकती है, कभी कमी हो सकती है? तो ये किस बात पे निर्भर करता है कि डिमांड बढ़ेगी या नहीं? ये इस चैप्टर की आत्मा है, ये जो क्वेश्चन है। क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी मैं आंसर आपको याद कराऊंगा या समझाऊंगा या दिमाग में रखने का तरीका बताऊंगा, वो इस आंसर के बेस पर जो आपने इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हाउ डिमांड इज अफेक्टेड, या व्हाट आर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ऐसे कौन कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से किसी भी कमोडिटी की डिमांड बढ़ भी सकती है या घट सकती है। अरे एग्जाम्पल दिया था, ध्यान है आऊंगा आ रहा है कुछ नहीं? कितने लोगों के घर में इस वक्त काम आ रहा है? आ गया था क्या? हाँ जी, कितने लोगों के घर में हम खरीद रहे हैं आपको क्या आ रहा है इस वक्त? एक बार में 250-300 ऐसे आता है नॉर्मली, है ना? तो अगस्त सितंबर में भी आता है, दिसंबर में क्यों महंगा होता है, तो अब क्यों आ रहा है सस्ता? अरे तो भाई किसी भी कमोडिटी के डिमांड में सबसे पहला असर उसके प्राइस का होता है। जब भी कोई कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड क्या होने लगती है, कम होने लगती है। और जब किसी कमोडिटी का प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड क्या होती है, बढ़ता है। तो ये है पहला फैक्टर, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यानी प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है, प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ जाएगी। सही है, प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ जाएगी। अच्छा, तो ये तो हुआ पहला फैक्टर, इसी को हम कहते हैं लॉ। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछूं बेटा, आईफोन 1.5 लाख रुपए का है, महंगा है सस्ता है? महंगा है, सस्ता है, बताओ बेटा। महंगा है बेटा, फोन महंगा नहीं, आपकी कमाई है। अगर आप महीने के 5 लाख रुपए कमा रहे हो तो फोन महंगा लगेगा, सस्ता लगेगा। महीने के 50 हजार कमा रहे हो तो फोन महंगा लगेगा। तो हर बार जरूरी तो है प्राइस की वजह से डिमांड अफेक्ट हो, अदर फैक्टर भी तो है जिनकी वजह से किसी भी चीज की डिमांड पर असर पड़ सकता है। भाई जाहिर सी बात है, जो आदमी महीने में 10-12 लाख कमा रहा है उसको पूछो आईफोन, पूछो भाई कौन सा फोन लो, कहते हैं आईफोन ले लो। तो हम कहते हैं ना महंगा तो बड़ा बोला है, हाँ महंगा ले लो, 1.5 लाख का ही तो है, ऐसी बोलेगा। और जो आदमी 50 हजार में कमा रहा है वो क्या बोले, तो भाई पूरे 1.5 लाख। तो दोनों में फर्क क्या आया, इनकम का। तो अदर फैक्टर्स भी है इनकम ऑफ कंज्यूमर, है ना? तो मैं कहता हूं प्राइस सेम है, कांस्टेंट है, ना बढ़ा ना घटा, तो भी क्या किसी चीज की डिमांड बढ़ सकती है, घट सकती है? किसकी वजह से? इनकम की बात हो गई, इनकम की वजह से। जनरल केसेस में अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड, और इनकम कम होगी तो डिमांड पक्का। तो जैसे मेरे में 2 तरीके के आप होंगे, एक 80 रुपए किलो 80 बाजार है, 2 दिन बाद 30 रुपए किलो, जिनमें किलो के जैसे और दाल भाव होते हैं। तो अगर मेरी कमाई बढ़ेगी तो वो दाल के लिए आपने ज्यादा खरीदूंगा। तो बेटा यहाँ इनकम को हम 2 कैटेगरी में, कितनी? 2। एक होते हैं नॉर्मल गुड्स और एक होते हैं लिक्विड या इंटीरियर। तो नॉर्मल गुड्स का मतलब होता है वो, अभी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। नॉर्मल गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जिन्हें हम खरीदना पसंद करते हैं, हम अपनी इच्छा से खरीदते हैं। और गिवन गुड्स मतलब घटिया, चीप क्वालिटी, चीप क्वालिटी इच्छा से खरीदते हैं, मजबूरी में। मजबूरी में क्यों? क्योंकि हमारी इनकम है ना। गिवन का मतलब होता है नापसंद, इंटीरियर का मतलब होता है चीप क्वालिटी या। ठीक है, अब बताओ मुझे, इनकम बढ़ेगी तो कौन से गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, नॉर्मल गुड्स की या इंटीरियर गुड्स की? नॉर्मल गुड्स, है ना। और इनकम कम होगी तो इंटीरियर। तो यहाँ दोनों बातों में एक्सप्लेन करेंगे। तो विद पॉइंट व्यू ऑफ द इनकम ऑफ कंज्यूमर हमने गुड्स को 2 कैटेगरी में बांटा, नॉर्मल गुड्स और गिवन या इंटीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम बढ़ने पे डिमांड बढ़ती है, इनकम कम होने पे डिमांड कम होती है। ऐसा रिलेशन है डायरेक्ट। और गिवन गुड्स के केस में इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, इनकम कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। कैसा रिलेशन है?
चलो दो बातें हो गई जिनसे डिमांड पर असर पड़ता है, और भी कोई कारण है जिससे डिमांड पर असर पड़ सकता है? हाँ जी। अच्छा एक बात सुनो, लेट्स से एक कार है मारुति की, और मिड रेंज की बात करता हूँ तो सबके हिसाब से बात करता हूँ, फ्रॉम 10 लाख, 10 लाख की कार है, 10 लाख की थी, 10 लाख की रहेगी, कंपनी ने बिल्कुल घोषणा करके 5 साल तक कीमत बढ़ाई। ठीक है, अब क्या इस कार की डिमांड स्टिल नाउ बढ़ या घट सकती है? प्राइस मत बोलना, मैंने बोल दिया कंपनी ने फिक्स कर दिया है। इनकम मत बोलना क्योंकि हम उस फैक्टर को एक्सपोज करते हैं। और भी कोई ऐसा कारण है कि इस कार की डिमांड बढ़ जाए या कम हो जाए? कभी सोचो कर दो। क्यों? इसको कंपनी की अच्छी कार आ जाए, सेम रेंज, तो किसी और कंपनी की अच्छी कार क्या है? अदर फैक्टर से मिसलीनिंग फैक्टर। ठीक है, क्या है वो? मिसलीनिंग फैक्टर। हेलो, हाँ, अच्छा 199 नहीं पता। मम्मी भेज रहा हूँ पैसे, गैस वाले की, गैस वाला आया तो पुलिस को नहीं। वो तो कह रही है 199 रुपए बात आ, 199 पता नहीं अभी आया। चलो अच्छा, वो उसमें वो आया होगा बस चेक करने के लिए। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ और बाकी बात बात करता हूँ ना। हाँ बोलो बेटा। एक सेकंड। हाँ जी, क्या बोल रहा था मैं? और वो सोचो, अरे भैया पेट्रोल 200 मिलीलीटर हो गया तो गाड़ी का बैल से बैल बकरी आगे खींच के चलाओगे उसमें, या धक्के देके चलाओगे? चलेगी तो पेट्रोल से। पेट्रोल 200-300 मिलीलीटर हो गया तो भी खरीदेंगे लोग क्या? नहीं, डिमांड क्या होगी? गिर जाएगी। और पेट्रोल हो जाए, भाई सरकार की कोई ऐसी लॉटरी लग जाए कि देश में पूरे मिल जाए 50 मिलीलीटर, फिर डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि उसे चलाना सस्ता पड़ेगा। तो पेट्रोल और कार क्या कहलाती है? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब तो आपस में एक कॉम्बिनेशन नहीं हुआ। भाई कार के बिना पेट्रोल खरीद के क्या करूंगा, पी के भाग नहीं सकता, और पेट्रोल के बिना कार का क्या करूंगा, उसमें बैल नहीं बन सकती है ना। तो कार और पेट्रोल जब भी यूज होंगे तो क्या होंगे? पेट्रोल की जगह पेट्रोलियम बोल रहा हूँ। बच्चे आजकल बड़े स्मार्ट है, कह रहे हैं सीएनजी से चलेंगे, तो पेट्रोलियम में ये सब कुछ आता है। ठीक है, तो बताओ कार और पेट्रोलियम क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कार की कीमत कांस्टेंट है फिर भी उसकी डिमांड बढ़ सकती है। हाँ, कब? जब पेट्रोल सस्ता हो जाए। कार की कीमत कांस्टेंट है फिर भी उसकी डिमांड कम हो सकती है। हाँ, कब? जब पेट्रोल महंगा हो। और एक और चीज, अच्छा अब ये प्रॉम्प्ट जो है उसका कंप्यूटर कौन सी कार मानते हो? बताएं। भाई मुझे लगता है प्रॉम्प्ट का सबसे बेस्ट कंप्यूटर है वेन्यू।
है ना। अब वैल्यू गाड़ी जो है लेट्स से वो 11 लाख की है, फ्रॉम से 10 लाख। फ्रॉम्स वालों ने फिक्स कर लिया हम अपनी कीमत 10 लाख से ना बढ़ाएंगे ना घटाएंगे। तो क्या स्टिल नाउ फ्रॉम्स की डिमांड पे असर आ सकता है? आ सकता है। कब? जब वैल्यू की गाड़ी सस्ती हो जाए। तो कई लोग सोचेंगे यार फ्रॉम से तो वैल्यू फिर भी ज्यादा प्रीमियम क्लास में आती है ना, और वैल्यू सस्ती मिल रही है, तो बहुत सारे कस्टमर फ्रॉम से कहां शिफ्ट हो सकते हैं? फ्रॉम से डिमांड क्या हो जाएगी? और वैल्यू 11 से और महंगी हो जाए, 12.5 लाख की हो जाए, अब बहुत सारे लोग ऐसा सोचेंगे यार वैल्यू ज्यादा महंगी पड़ रही है, 2.5 लाख रुपए बहुत होते हैं, तो फ्रॉम से, तो वो लोग वैल्यू से कहां शिफ्ट हो जाएंगे? तो क्या फ्रॉम्स की डिमांड पर असर आया बिना प्राइस बदले भी? आया। किसकी की प्राइस का? वैल्यू की प्राइस का। अब आपने बेटा प्राइस नहीं बोला था, आपने क्या बोला था? सेम प्राइस में कोई गाड़ी नहीं। आपने ये बोला दूसरी गाड़ी का प्राइस बढ़ेगा, सही है, क्लियर है। तो इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। या तो वैल्यू चला होगा या फ्रॉम्स, या दोनों एक साथ चला होगा। तो ये दे बंदी में एक में इस गाड़ी में एक में इस गाड़ी में, इज इट पॉसिबल? तो दोनों में से कोई एक चला होगा, तो ये दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। कार और पेट्रोल में से दोनों में से एक यूज करूंगा या दोनों एक साथ, तो वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब और सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब। सब्स्टिट्यूट को हम सप्लीमेंट्री भी बोलते थे। क्या बोलते थे? सप्लीमेंट्री। कोई डाउट है तो बता। पक्का यहां तक? आगे बढ़ो। अगला नंबर, और भी कोई ऐसा कारण हो सकता है कि किसी भी चीज की डिमांड पे असर आ जाए, कम हो जाए या बढ़ जाए? मैं कहता हूं वैल्यू की कीमत कांस्टेंट है, पेट्रोल की कीमत कांस्टेंट है, फ्रॉम्स की कीमत कांस्टेंट है, इनकम कांस्टेंट है। अब बताओ फ्रॉम्स की कार की डिमांड पे क्या अभी भी और भी कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से असर आ सकता है? सोचो। अरे भैया शादियों का सीजन आ जाए तो लोगों को दहेज में देने के लिए गाड़ी चाहिए, हाँ या ना? तो क्या शादियों की सीजन में गाड़ी की डिमांड बढ़ती है नहीं बढ़ती? नोटिस करो, गाड़ी की कंपनियां जून जुलाई में डिस्काउंट देती हैं और कभी ना अक्टूबर नवंबर में नहीं देते हैं। क्यों? शादियों का सीजन होता है, पता है बिकेगी बिकेगी, फिर दिसंबर में डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, तो शादियों का सीजन आ जाए, या भैया सरकार का नया टैक्स पॉलिसी आती है कि 2 महीने बाद से कारें महंगी हो गई हो, तो लोग सोचेंगे खरीदने तो अभी खरीदने डिमांड बढ़ सकती है ना? तो बेटा ऐसे और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से डिमांड बढ़ती है घटती है। तो उन बाकी कारणों को हम क्या कह सकते हैं? उन्हें हम कह सकते हैं मिसलीनियस फैक्टर। क्या कह सकते हैं? मिसलीनियस फैक्टर। सही है। क्या और भी कारण हो सकते हैं? चलो फ्रॉम से हटते हैं, हाँ फ्रॉम भी आते हैं। आज से 3 से 4 साल पहले किस टाइप की गाड़ियां लोग ज्यादा डिमांड करते थे? सुना, वो लंबी टूर से निकली रहती है ना, जैसे डिजायर, जैसे और जैसे होंडा सिटी, जैसे अभी 4 साल पहले इनकी डिमांड ज्यादा थी। क्या ये गाड़ियां खराब है? क्या ये अब खराब हो गई? क्या इनकी परफॉर्मेंस बुरी है? तो फिर यार अभी की डिमांड बनी है। अब लोग स्वम, वैल्यू, एक्स्ट्रा, मतलब इस टाइप की गाड़ियों को ज्यादा प्रेफर करते हैं। मैंने क्रेटा वगैरह इसलिए नहीं बोला, मैं सेम रेंज की गाड़ी के आसपास की बात कर रहा हूं, आप बताओ तो ऐसा क्यों है? जब ये गाड़ियां खराब नहीं है, इनकी परफॉर्मेंस कभी भी खराब नहीं थी, बेकार नहीं थी, हमेशा से अच्छी थी। अब आपने एक चीज नोटिस की है, सड़कों पे मारुति सुजुकी कभी बहुत लो, सुजुकी का सिर्फ बहुत बिकती थी, अब नहीं बिकती है सड़कों पे, बहुत रेयर बिकती होगी नहीं, और पहले हर दूसरे आदमी को सिर्फ होती है, ऐसे था। तो क्या सिर्फ खराब है? फिर कारण क्या है? सिर्फ अपनी बिक्री नहीं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फिर लोगों का कल्चर, फैशन बदला है यार। लोगों को हमको गाड़ी आउटडेटेड डिजाइन रखते हैं, अब लोगों को कौन से डिजाइन अट्रैक्ट करते हैं? जो एसयूवी टाइप में होता है, वो मिनी एसयूवी होता है, नहीं है ना? तो ये आया टेस्ट एंड प्रेफरेंस। समय समय के साथ लोगों के टेस्ट और प्रेफरेंस बदलता है, फैशन बदलता है, कल्चर बदलता है, तो इस वजह से भी डिमांड बदलती है। मैं आप ही से पूछता हूँ, आप ईमानदारी से बताना,
बचपन से आज तक आपको एक ही चीज खाने में अच्छी लगती है? भाई मेरे टेस्ट तो बहुत होते हैं। बचपन में जब मैं बहुत छोटा था छोले भटूरे से लगते थे, थोड़ा बड़ा हुआ वो विकासनगर में डोसा अच्छा लगने लगा, फिर बड़ा हुआ तो टेस्टी। मेरे साथ तो ये मुझसे बहुत हुआ है, आपके साथ भी होता है कि यार ये नहीं खाना जिसे खाते हैं जिसका मन नहीं है, होता है तो यार ये टेस्ट प्रेफरेंस है, इंसान की फितरत है, पैशन तो फितरत है। समय समय पर क्या होता है ये बदलता है। एक समय आता है सैचुरेशन पीरियड, आदमी क्या सोचता है कुछ नई चीज को ट्राई करके, ठीक है, क्या सोचता है आदमी कुछ नया ट्राई करे। तो हमेशा टेस्ट प्रेफरेंस की वजह से भी मार्केट में डिमांड। तो मैंने आपको ध्यान से सोचो तो 5 कारण बताया। पहला मुद्दा पर, दूसरा इनकम, तीसरा प्राइस ऑफ दूसरा गुड्स, भाई पेट्रोल का या क्या नाम है एक्स्ट्रा का या पेट्रोल, चौथा टेस्ट। तो पांचवा, तो इन सभी कारणों से डिमांड बढ़ भी सकती है और डिमांड कम भी। पहला होता है यहाँ पे कोई डाउट ऐसी जनरल बात कर रहा हूँ, ये सब लिखकर ही समझाऊंगा। अब बात करते हैं आगे। अच्छा मैं आपसे बोलता हूँ अंग्रेजी में डिमांड फॉर फ्रॉम्स हैज बीन इंक्रीज ड्यू टू डैश रीजन। तो बताओ क्या रीजन है? अंग्रेजी में लाइन सुनो ध्यान से लिखिए तो डिमांड फॉर फ्रॉम्स हैज बीन इंक्रीज ड्यू टू डैश रीजन। क्या रीजन हो सकता है फ्रॉम्स की डिमांड बढ़ने का? और कोई रीजन नहीं हो सकता, और कोई रीजन नहीं हो सकता, तो फ्रॉम सस्ती होगी रीजन नहीं हो सकता। हाँ भाई, तो क्या क्या रीजन हो सकता है आपके हिसाब से? पहला रीजन फ्रॉम्स के प्राइस कम हो गए, दूसरा रीजन कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, तीसरा रीजन भाई वैल्यू महंगी होगी, ठीक है, चौथा रीजन लोगों को फ्रॉम्स का डिजाइन पसंद आ गया। ये कई सारे कारण। कोई डाउट है इसमें? मेरा आंसर आधा सही आ रहा था, सोचो मैंने क्या गलत बताया क्या सही बताया। पहला रीजन क्या बोला मैंने? प्राइस, यही गलत है। अब आप कहेंगे क्यों? ध्यान देना मेरे शब्द पर। बेटा हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक वोकैबुलरी होती है, हर जगह पर एक शब्द का एक ही मतलब नहीं होता। अंग्रेजी में अलग अलग जगहों पे अलग अलग शब्दों का अलग अलग मतलब होता है। जब भी डिमांड के साथ आपको वर्ड दिखाई दे इंक्रीज, क्या वर्ड दिखाई दे? इंक्रीज या डिक्रीज, तो ऑलवेज रिमेंबर यहाँ जो रीजन है वो कभी भी प्राइस नहीं है, वो हमेशा प्राइस के अलावा अदर। ठीक है, तो जब प्राइस के अलावा किसी और कारण से डिमांड बढ़े तो उसे इंक्रीज कहते हैं, प्राइस के अलावा किसी और कारण से डिमांड गिरे तो उसे डिक्रीज कहते हैं। तो मैंने आपसे क्या बोला था? इंक्रीज। तो यहाँ पे मेरा क्या आंसर गलत है? प्राइस नहीं। तो मैं आपको इनकम ऑफ कंज्यूमर रीजन दे सकता हूँ, प्राइस ऑफ अदर गुड्स दे सकता हूँ, स्टेशनरी प्रेफरेंस दे सकता हूँ, मिस्टीरियस फैक्टर दे सकता हूँ, पर प्राइस ऑफ फ्रॉम्स इटसेल्फ नहीं। अगर प्राइस की वजह से डिमांड बढ़ती है तो उसे इंक्रीज नहीं कहा जाता, उसे कहा जाता है एक्सपेंड। क्या बोला जाता है? एक्सपेंड या एक्सपेंशन। प्राइस के अलावा अदर, अभी मैं डिस्कशन कर रहा हूं टर्म, जैसे हम जब पढ़े तो टर्म सुनते ही हमें आंसर का आइडिया होगा। अब आगे भी ये तो समझ में आ गई, तो आप बता रहा हूं प्राइस के अलावा अदर फैक्टर की वजह से डिमांड जब बढ़े तो उसे कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। प्राइस की वजह से डिमांड महंगी हो, वो डिमांड महंगी हो गया, डिमांड गिरे तो उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं? और प्राइस के अलावा अदर कारणों से डिमांड करे तो उसे क्या बोलते हैं? डिक्रीज। ठीक है, अब एग्जांपल दे रहा हूं, आम मैंगो प्राइस 50 से 40 रुपए हुआ, डिमांड बढ़ गई, तो क्या बोलूंगा? एक्सपेंशन। सेब बहुत सस्ता हो गया, आम की डिमांड कम हो गई, क्या बोलूंगा? सेब बहुत सस्ता हो गया, इस वजह से आम की डिमांड कम हो गई, क्या बोलूंगा? कॉन्ट्रैक्शन या डिक्रीज?
डिक्रीज। आम महंगा हो गया, आम की डिमांड कम हो गई, कॉन्ट्रैक्शन। कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, आम की डिमांड इससे बढ़ गई, क्या बोलूंगा, इंक्रीज। ठीक है, तो जब भी प्राइस की वजह से डिमांड बढ़े एक्सपेंशन, प्राइस की वजह से डिमांड कम हो कॉन्ट्रैक्शन, और बाकी किसी भी कारण से डिमांड बढ़े इंक्रीज, डिमांड कम हो। सही है। अब जब भी डिमांड पे असर प्राइस की वजह से आता है तो उस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। जर्नल केसेस में मैं आपसे कुछ डिस्कशन करता हूं, आप बताइएगा मुझे, ये फोन 60,000 का लॉन्च हुआ, अगर ये फोन 40,000 का हो जाए तो इसकी डिमांड बढ़ेगी कम होगी, यानी प्राइस गिरेगा, डिमांड। अब ये फोन 60 की जगह 70 का बेच रहे हो कंपनी को, गिर जाएगी, यानी प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। दैट इज प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है, इनवर्स। तो इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ, इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ विदाउट। अंग्रेजी में बोल के सुना मैंने, राधे जी आप बोलना अंग्रेजी में बात कि प्राइस गिरेगा डिमांड बढ़ जाएगी। थोड़ा सा इतना तेज तो बोलिए, कान पे दौरा नहीं पड़ेगा। बस गलत, जीरो। बताओ क्यों, आपने क्या बोला, डिमांड विल इंक्रीज, और मैंने अभी भी आपको क्या बोला था, प्राइस की वजह से जब डिमांड में चेंज आए तो इंक्रीज इंक्रीज नहीं होगी। इसीलिए मैंने बोला कि अगर अंग्रेजी में बोल के दिखाओ, बच्चे हिंदी में तो समझ जाते हैं, अंग्रेजी में वही बात, when price of commodity increase demand will decrease, and when price of commodity decrease demand will increase। कुछ स्कूलों में नंबर मिल जाते हैं, वो छोटे छोटे से स्कूल जो होते हैं जहाँ पे 12वीं बच्चे पास करते हैं वो पढ़ा लेते हैं, पर बेटा जो आपके पुराने टीचर्स हैं फिर वो जीरो नंबर, प्राइस की वजह से जब डिमांड बढ़ती है तो क्या इंक्रीज पर लिख सकता हूं मैं, तो लॉ ऑफ डिमांड को आप अंग्रेजी में कैसे लिखोगे, इंक्रीज और डिक्रीज वर्ड से आप बचो, तो इसे कैसे लिखना है, when price of commodity rise its demand will fall, decrease मत, and when price of commodity fall its demand will rise। ठीक है, that is there is inverse relationship between price of the commodity and quantity। सही है बात, क्लियर बिल्कुल। तो इंक्रीज डिक्रीज वर्ड को जरा सोच समझ के बोलना है। अच्छा, तो अब मानते ही नियम सही है कि प्राइस गिरेगा डिमांड बढ़ेगी, तो प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, मानते नियम सही, नहीं मानते तो भाई तू बता, आप क्यों खरीदा, दिसंबर में खरीदिए ना जो महंगा होगा, बताइए। गाड़ी तब खरीदेगा ना जब 5 लाख महंगी हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी, कोई ना खरीदेगा गाड़ी। तो बेटा जनरल केसेस में हाँ, बट ऑलवेज रिमेंबर देयर इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन फॉर एवरी लॉ। हर कानून के पीछे कुछ एक्सेप्शन होती है। जैसे हमें बचपन से सिखाया जाता है किसी को मारो मत, जेल हो जाएगी, तो आप बताओ मैं किसी का मर्डर कर दूंगा तो जेल होगी नहीं होगी, तो क्या पता मैं सैनिक हूँ और मैंने बॉर्डर पर पाकिस्तान सैनिक को मारा फिर। तो बेटा एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर फॉर एवरी लॉ, तो हर लॉ के साथ कुछ एक्सेप्शंस होती है जहां पर ये लॉ फेल होता है, जहां पर ये लॉ फेल होता है। तो जैसे कहा जाता है कि दूध पीने से सेहत बनती है, तो आप 4 ग्लास पी के देखो सेहत बनेगी, 10 लग जाएंगे। तो क्या है, हर लॉ के पीछे क्या है, एक्सेप्शन। तो इस लॉ की भी एक्सेप्शन। अब आप बताओ क्या क्या ऐसी एक्सेप्शन हो सकती है जहां प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम ना हो, या उल्टा हो प्राइस बढ़े तो डिमांड बढ़ जाए। आपको क्या लगता है क्या क्या एक्सेप्शन हो सकते हैं, सोचिए। मैं बोलूं, पहली गिफ्ट गुड, घटिया गुड, याद आ रहा है बीड़ी सिगरेट। हेलो, हाँ जी बेटा, कल सुबह 7 बजे से आ जाओ पढ़ने,
मैं आपको शेड्यूलर वो भेज देता हूँ बेटा, है ना। और आपको बात करनी हो तो एक बार आप मेरे पास शाम को 6:50 पे कभी नगर मिल जाए, है ना। हाँ बता रहा हूँ। अब सुनो, मेरे पास है 10 रुपए, मेरे पास फिक्स है पैसे 10 रुपए, इनकम फिक्स है। अब मैं 2 यूनिट खरीदता हूँ किसी चीज की, लेट्स से मैंने एग्जांपल दिया था पहले वीडियो से, जानबूझ के एग्जांपल पुट करा था, ठीक है। आसानी 10 रुपए के अंदर का एग्जांपल दिया था ना, वीडियो एक एग्जांपल देता हूँ 3 रुपए की, या वीडियो 4 रुपए की, सिगरेट है 6 रुपए, सही है। इन दोनों में से मैं ये नहीं कह रहा नुकसानदायक या फायदेमंद, चीप क्वालिटी प्रोडक्ट क्या कह रहा है, बीड़ी। तो बीड़ी इज ए डिफरेंट गुड और इज केस, whereas cigarette is a normal good as compared to बीड़ी, है ना। अब बीड़ी 4 रुपए से 5 रुपए की होता है, तो मैं क्या ज्यादा खरीदूंगा, बीड़ी या सिगरेट। मेरी रिक्वायरमेंट 2 यूनिट के याद रखना, क्या खरीदूंगा भाई, क्या मैं 2 सिगरेट खरीद सकता हूँ 6 रुपए वाली, 12 रुपए चाहिए, मेरे पास है कि नहीं, 10। तो मजबूरी में मुझे क्या खरीदना पड़ेगा, 2 बीड़ी। तो गिवन गुड्स के केस में उल्टा होता है, जब उनकी प्राइस बढ़ता है ना तो उनकी डिमांड उल्टा बढ़ जाती है, ठीक है। अब मैं इससे थोड़ा सा बेहतर एग्जांपल दूंगा। भैया मेरी मम्मी ने मुझे 100 रुपए दिए, अब मुझसे बोली कि बेटा 1 किलो तो आप ले लियो अच्छे वाले, ठीक है, 50 रुपए के आएंगे, 50 रुपए के आएंगे, और एक तो सेब ले लियो 50 रुपए में, थोड़े घटिया वाले आएंगे पर मिल जाएंगे ढूंढे, ठीक है भैया। मैं गया मार्केट, मैंने खूब ढूंढा, घटिया सेब 50 की जगह 60 रुपए किलो मिल रहा, ठीक। तो मैंने चलो 1 किलो सेब ले लिया, बचे कितने मेरे पास, आम कितने का अच्छा वाला आ जाएगा क्या 1 किलो, तो मजबूरी में आम भी कौन सा खरीदूंगा, घटिया, अभी 25-40। तो विभिन्न गुड्स के केस में उल्टा होता है, प्राइस बढ़ता है तो विभिन्न गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। तो क्या यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम करा या फिर दूसरी। आज तक एक ऐसा इंसान बताना जो भैया ड्रिंकर हो और शराब महंगी होने पर उसने शराब छोड़ दी है, कोई नॉलेज में, जानकारी में, अजीब। तो बेटा कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हैबिचुअल नेसेसिटी बन जाती है, जैसे सिगरेट, शराब। इसका और कोई एग्जांपल नहीं, आप बताओ हैबिचुअल नेसेसिटी का कौन सा एग्जांपल दोगे। ये वो चीजें हैं जिनके लिए आदमी कहीं से भी पैसा लाता है, भीख मांग के, उधार मांग के, चोरी करके लाता है ना, अरेंज करता है, इससे मैंने हैबिचुअल नेसेसिटी को बोला। तो हैबिचुअल नेसेसिटी के केस में क्या ऐसा होता है, प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम हो जाती है, नहीं। तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाता है, एक लाइफ नेसेसिटी गुड्स, लाइक नमक, नमक महंगा हो जाएगा तो आप कम खाओगे, सस्ता होगा तो बहुत सारा खा लोगे ज्यादा, तो भैया उनकी डिमांड ना बढ़ा सकता हूँ ना मैं घटा, लॉ ऑफ डिमांड और रीजन देता हूँ। अच्छा एक बात सुनो, आपने बहुत लोगों को देखा होगा आईफोन यूज करते हैं पर आता कुछ नहीं है, बस फोन उठाना और काटने के अलावा, तो ये लोग क्यों खरीदते हैं, फोन उठाना है काटना है तो यार की पैड वाला 2000 का फोन ले लो, 2000 की बुझाता है, उनके 1200 रुपए का अच्छा फोन आ जाता है, क्यों आई फोन पे पैसे फूक रहे थे, करना काम एक ही है, फोन उठाना है। ये काम वो लोग बहुत करते हैं जिनके मोटे मुआवजे आते हैं, वैसे स्कूल कभी गए नहीं है तो मैसेज टाइप करना नहीं आता तो पढ़ेंगे, हाँ जी ऐसा बहुत होता है ना, क्यों आईफोन ही क्यों, अब नहीं तो या फिर वो लेते हैं फोल्ड सैमसंग का, है ना, क्यों। अरे भाई ये लोग दिखावा कर रहे हैं ना समाज में कि हम पैसे वाले हैं, पे पैसा है बहुत सारा, केवल पैसा दिखाने के लिए। तो इसे कहते हैं हम प्रेस्टिजियस गुड्स, स्नोब इफेक्ट, क्या बोलते हैं इसे, स्नोब इफेक्ट। आपकी बुक में एक शब्द नहीं है, हायर लेवल पे लिखा हुआ है प्रेस्टिजियस गुड्स। तो याद रखो, जो आदमी शान दिखाने के लिए कोई सामान खरीद रहा है तो शान कब दिखाएगा, जब सस्ता माल खरीदेगा या महंगा माल खरीदेगा, महंगा। तो जब हम कोई चीज खरीदते हैं अपनी शान दिखाने के लिए, प्रेस्टीज दिखाने के लिए, तो वहां पर लॉ ऑफ डिमांड फेल है। तो जब वो महंगा है तब तक उसकी डिमांड है, सस्ता है तो उसकी डिमांड नहीं है।
क्या पता आईफोन अगर 20,000 का तो डिमांड बहुत कम होती। जितने भी लोग दिखावे के लिए खरीद रहे हैं, जिन्हें यूज करना ही नहीं आता, फिर वो क्यों खरीदते? 20,000 के फोन से क्या दिखावा करेंगे, है ना? लो बिल, कोई डाउट है इसमें? अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूँ, पहले दिया था, कॉमन ही दे रहा हूँ। शैम्पू सभी लोग यूज करते हैं, जहां तक यह है कोई ऐसा जो हमारे बचपन की अंदर साबुन से जोड़े था, है कोई? सब शैम्पू यूज करते हो? है जी? जी कौन सा लाते हैं आपके शैम्पू, कौन सा था? क्यों? अच्छा, पता नहीं है, फिर भी ट्रेस में आ रहा है, क्यों भाई? चेक क्यों नहीं? वाटिका क्यों नहीं? हाँ जी, अबूजर जी कौन से शैम्पू यूज करते हो? जो मिल जाए वो ले आते हो? नहीं, अगर खुद बाजार से दुकान से लेके जाते हो तो क्या कौन सा लाते हो? तब क्यों? 5 रुपए का आता है, तो 2 रुपए वाले भी तो बहुत सारे शैम्पू है, वो क्यों नहीं? 1 रुपए में सनसेट आता है, वो क्यों नहीं भाई? बेकार है वो, इस्तेमाल करें तो डब अच्छा है उनसे। 10 से ज्यादा बढ़िया शैम्पू नहीं है कोई। पीएनजी के शैम्पू से स्किन कैंसर हुआ था, ये आई थी ना रिपोर्ट। ये लोग तो क्या, बड़ी कंपनियां पैसा देके रिपोर्ट दबा देती हैं। 4 साल पहले रिपोर्ट आई है, बहुत सारे लोगों को स्किन एलर्जी थी। बताया आपने बात? एक आता है 50 पैसे का पाउच चिक, यूज किया कभी? वो बेकार था। फिर वो क्यों नहीं लाता है, जब क्यों लाता है, पानी वाला भाई? अरे भैया, हम सब लोगों को घंटे का ज्ञान है, मतलब हमें क्वालिटी का था पता, किसी को नहीं है, ना तुम्हें ना मुझे। हम लोग क्वालिटी जज करते हैं पैसे से। तो हम लोगों की सोच है कि कोई चीज महंगी है तो वो अच्छी है, और जो चीज सस्ती मिल रही है ना वो घटिया ही है ना? कई बार लोग क्या होता है, खाना खाते हैं तो ये देखते हैं कि ये होटल में महंगा खाना है, तो यहाँ पर खाना इसलिए अच्छा ही होगा क्योंकि महंगा है। जबकि आपको सच बात बताऊं, मेरे का खाना होटल से ज्यादा साफ होता है। रीजन सुनोगे क्यों? ये वाला आपके सामने तो लगा रहा है, जो भी सब्जी काट के देता है, और होटल वाला बंद कमरे में, तुम्हें क्या पता उसने कौन से वाले टमाटर इस्तेमाल करे हैं भाई? ईमानदारी की बात बताओ, पारदर्शिता कहाँ ज्यादा है? ठेले पे वो जो नान मिर्ची बना रहे हैं, उनकी सब्जियां वही लगी रहती है, वो जो गिरते हैं, तो वो दिख रही है ना वो किस क्वालिटी की है। अब बंद कमरे में, होटल के बंद किचन में, तुम्हें क्या पता क्या लगना है? पर नहीं, थिंकिंग है ना मन, यार जो महंगा है ना वो अच्छा ही होता है, अब जो चीज सस्ती है वो घटिया है, इसे कहते हैं इग्नोरेंस। ये भी एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, किसका? लॉ ऑफ डिमांड। जनरल केसेस में 90% लोगों की सोच ही, अच्छा ईमानदारी से बताना, कंपनी की पहचान कितने लोग करती है कि अच्छा है दिखा, इनमें से किसी को भी नहीं है। बस हमारी सोच है कि यार दुकानदार पे गए, दुकानदार ने 4 शर्ट दिखाई, 400, 550 और 1500, तो 1500 तो काफी है सही है। अब 400, 550 का तो पता ही नहीं कौन सी अच्छी कौन सी बुरी, और दिमाग में क्या है 550 की, उससे तो बेहतर ही होता है, आया ना? यही होता है ना? तो बेटा इसी को कहते हैं इग्नोरेंस। क्या कहते हैं? इग्नोरेंस। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब किसी आदमी को हार्ट अटैक आया है, एक इंजेक्शन है जो 50,000 रुपए का आता था, जो इंस्टेंट लगा दो तो हार्ट अटैक रुक जाता है, फिर बच जाता है। अब भैया डॉक्टर के पास लेके गए बच्चे से, डॉक्टर बोला भाई इंजेक्शन है पर 70,000 का है, तो वो आदमी क्या कहेगा? दिल को पकड़ के रुक जा भाई, अभी बाद में लगाओगे तो सस्ता हो जाएगा। इमरजेंसी के केस में लॉ ऑफ डिमांड पूरी तरह फेल होगा। आपका एक ही वहां पर अमरनाथ केदारनाथ जी में पानी की बोतल 200 रुपए की थी, तब भी छोटी थी, क्यों? इमरजेंसी है ना भाई। क्या इमरजेंसी के अंदर आदमी कीमत देखेगा? नहीं। इमरजेंसी में लॉ ऑफ डिमांड फेल। अभी बरसात के बाद डेंगू फैलेगा, बकरी का दूध अब कोई 20 रुपए लीटर नहीं पकड़ता, तब मिलेगा 500 रुपए लीटर, 2000 रुपए लीटर, तब भी मार्केट में शॉर्टेज होगी। कारण बीमारी की जरूरत है, वो इमरजेंसी है। इमरजेंसी में लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? फेल। पर इन बाकी इनके अलावा जनरल केसेस में लॉ ऑफ डिमांड इज ऑलवेज है। जनरली हम सब की सोच यही है भाई कि जब चीज सस्ती हो जाएगी तो ज्यादा मिलेगी, और महंगी है तो यार रुक जाओ, अगर पॉसिबिलिटी है नहीं यूज कर सकते, करा सकते हैं तो। कोई डाउट है इसमें? क्लियर? अब मैंने लॉ ऑफ डिमांड बताया। अच्छा,
अब मैं वापस आता हूँ लॉ ऑफ डिमांड पे। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? कीमत बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, कीमत कम होगी तो डिमांड ज्यादा होगी। अब मैं पूछता हूँ भाई ऐसा क्यों? तो इसे क्या नाम दोगे रीजन को? इस रीजन को नाम क्या लोगे? इसे हम नाम देते हैं इनकम। इनकम इफेक्ट मतलब परचेजिंग पावर। जब कोई कमोडिटी सस्ती हो जाती है और हमारी इनकम उतनी ही है जितनी पहले थी, तो उस चीज को खरीदने की हमारी क्षमता बढ़ जाती है, कम हो जाती है? बढ़ जाती है। और जब हमारी किसी चीज को खरीदने की क्षमता बढ़ती है तो ज्यादा खरीदेंगे। जाहिर सी बात है भाई, मैं सोच के गया था घर से कि आप 50 रुपए किलो मिलेगा, 100 रुपए की आमदन है, 2 किलो आम दिया, मंडी गया तो बताया 30 रुपए किलो मिलूंगा। अच्छा, तो भी मैं क्या 2 किलो लाता हूँ घर से? तो मैं 2.5 किलो ले लेता हूँ, क्योंकि पैसे तो नहीं जा रहे, ज्यादा हमारा है। तो पहला रीजन ठीक है। दूसरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जब कोई चीज सस्ती होती है, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रॉम सस्ती हुई, तो जो लोग प्लान कर रहे थे फंड्स के लिए, या जो लोग प्लान कर रहे थे एक्स्ट्रा के लिए, हो सकता है कोई सोचे कि फंड खरीद फ्रॉम थोड़ी सस्ती है वही खरीद। तो ऐसे में कंप्यूटर के जो हमारे कस्टमर के जो कंप्यूटर के कुछ खरीदते वो शिफ्ट होते हैं हमारे पास और डिमांड। तीसरा कि भाई जब कोई चीज सस्ती होती है तो हम उसके यूजेस बढ़ा देते हैं, जैसे दूध, दूध सस्ता मिलेगा, दूध के इस्तेमाल बढ़ाएंगे तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। चौथा रीजन, और मैंने एक मेन रीजन इसकी बताया था दूसरे, मैं जनरल रीजन की बात कर रहा हूँ। पांचवा रीजन, भाई कोई चीज जब महंगी है तो कम लोग खरीद पाते हैं, जब सस्ती होगी तो ज्यादा लोग अफोर्ड कर पाएंगे। आप ईमानदारी से बताओ, 2000 ईयर 2000 के रेट पर अगर ये फोन मिल रही होती, मैं आपको गारंटी से दे रहा हूँ आप में से एक बच्चे के हाथ में फोन नहीं, और हम में से आधे पेरेंट्स के पास फोन नहीं होता, शायद केवल पापा के पास होता नहीं। उस समय कीपैड का फोन आया करता था 1 लाख रुपए, और दो सन 2000 में 2 या 2.5 लाख में तो ये घर खरीदा जा सकता था। ठीक है बेटा, जिस समय 1 लाख का फोन आता, आउटगोइंग करने के 60 रुपए लगते थे। उस समय पर 60 रुपए में 1 किलो घी आता था, 80 वाला। इनकमिंग के 30 रुपए लगते थे। तो आपको लगता है कि क्या हर आदमी समय फोन खरीदता है खरीद सकता था? और आज उस समय आज भी जैसा आज के समय में एवरेज तनख्वाह 0 लाख रुपए है ना आपकी, उस समय में एवरेज तनख्वाह 15,000, यानी जिसकी तनख्वाह 15,000 है, माना जाता था और स्मार्ट अर्निंग कर रहा है, भाई लड़की की शादी आराम से कर दो, बढ़िया कमाता है। तो अब आप सोचो उस समय 1 लाख का फोन, तो कितने लोगों को फोन होगा? और आज मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं भी मंदिर गया था, वहां भीख मांगते थे लोग, भाग बैठते, तो भैया क्यूआर रखा था, उन्होंने बोले दिए तो क्यूआर कर दो, एंड ये पेमेंट कोड। ऐसा क्यों? जब कोई चीज सस्ती होती जाती है तो जो लोग पहले उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो लोग भी अब उस चीज को क्या कर सकते हैं बेटा? अफोर्ड कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है? नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ते हैं, और जब नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ेंगे तो डिमांड। यहाँ तक की टर्म्स क्लियर नहीं है कुछ? पहले अब मैं ब्रिटिश में ये सब समझा, अभी फिर उसके बाद आगे की बात जितना मैंने आज पढ़ा। ठीक है बेटा, और आगे जी ये चीज क्लियर है ना फिर पक्का? अब मैं अभी से ब्रिटिश में समझाऊंगा एक बार, तो ये बिल्कुल ठीक है। अब आपको मुझसे कुछ पूछना है तो मुझसे पूछो। पहला चैप्टर अगर आपने रिवाइज किया हो, पढ़ लिया हो, डाउट लाए हो, कितने बच्चों ने इससे पहले वाला यूटिलिटी पढ़ लिया दोबारा से लिखने के बाद? नहीं, अभी किसी ने बना रखे होंगे पूरे अपनी स्ट्रीम अपनी लिखो, क्योंकि मैंने बोले थे ना बेटा वो रिप्लाई नहीं अपने हाथ से किसी ने लिखे पूरे? उसको केस के ज्यादा समय
इसकी वीडियो बना सकती है, वीडियो बना के वीडियो लिखी हो उसके ऊपर यूट्यूब वीडियो या यूट्यूब